हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 1032 का ट्यूटोरियल। तो ये डिफ 3 राउंड था। मैंने कॉन्टेस्ट दिया तो नहीं था, बट आई रेड द प्रॉब्लम्स एंड आई हैव सम आइडियाज। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम A to F। तो पहली प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लेटर होम। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आपको एक बेसिकली एक एक्स एक्सिस पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक, आपको n पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 x2 ऐसे करके xn तक, और आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि n पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको एक स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन दी हुई है आपको उसी एक्स एक्सिस पे। ठीक, एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, या तो एक पोजीशन आगे जा सकते हो अपनी पोजीशन से, या फिर एक बेसिकली जो भी कह लो आप यूनिट पीछे आ सकते हो। ठीक, तो अगर हम देखें, मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये 0 1 2 ऐसे करते करते लेट से कुछ भी है 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी है। ठीक, तो इसी में से आपको एक पॉइंट दिया होगा जो कह रहा है कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, तो लेट्स से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और आपको कुछ x0 x1 ऐसे करके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि लाइन से हो, तो बट ये आपका मान लो x0 था, ये आपका x1 था, ये x2 था, ऐसे मान लो आपका 6 5 कुछ भी नहीं हो, 6 आपका x3 हो, ऐसे करके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको यही ऑपरेशन यूज़ करने हैं। क्या, एक ऑपरेशन में या तो आप एक आगे जा सकते हो या तो एक पीछे जा सकते हो। ठीक है, और आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को एटलीस्ट एक बार विजिट करना है। एक से ज़्यादा बार भी विजिट कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक बार विजिट करना है। आपको बताना है मिनिमम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन आपके लगेंगे सच दैट कि आप ये सारे पॉइंट्स को विजिट कर जाओ। ठीक, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है। एक बार में या तो एक आगे जा सकते हो या तो एक पीछे आ सकते हो, और आपको ये सारे पॉइंट्स विजिट करने हैं। ठीक, देखो एक साइड होते तो तुम क्या करते, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते और एक एक करते करते लास्ट तक चले जाते। ठीक, तो जो भी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो तुम्हारा लास्ट मोस्ट पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता वो तुम्हारा हो जाता। ठीक, बट अब क्या है, अब तुम्हारा दोनों तरफ तुम्हें जाना पड़ सकता है। ठीक, अगर तुम्हारा एस मान लो एक एक्सट्रीम एंड पे है और इसके इस तरफ या फिर इस तरफ सारे पॉइंट्स हैं, तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वो माइनस जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है उतनी तुम्हें डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। बट ऐसा हो सकता है कि एस तुम्हारा बीच में हो और कुछ पॉइंट्स इस तरफ हो, कुछ पॉइंट इस तरफ हो। ठीक, तो उस केस में तुम क्या करना चाहोगे, देखो उस केस में तुम्हारा बेस्ट चीज़ जो है उसमें तुम क्या करना चाहोगे कि तुम अपना इस x को जितनी बार क्रॉस कर रहे हो उसको तुम मिनिमाइज़ करना चाहोगे। तो तुम चाहोगे कि हम हमेशा s को एट मैक्स 1 टाइम ही विजिट करें। ठीक, क्या कहने का मतलब है मेरा, देखो मतलब है कि मान लो तुम्हें इस पॉइंट को विजिट करना है, इस पॉइंट को विजिट करना है और इधर इस पॉइंट को विजिट करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो बेस्ट तरीका ये है कि तुम एक एक्सट्रीम एंड तक जाओ, उसके बाद क्या करो, तुम उसके बाद x को क्रॉस करते हुए दूसरे वाले एक्सट्रीम एंड तक जाओ। तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, इस केस में तुम्हारा ये s से लेके इस तरफ वाला जो डिस्टेंस है वो केवल एक बार ट्रैवर्स हुई, और s से लेके इधर वाली डिस्टेंस जो हुई तुम्हारी वो 2 बार ट्रैवर्स हुई। ठीक, तो ये अगर मान लो x है तो ये 2x टाइम्स पूरी ट्रैवर्स हुई, और इधर मान लो अगर y है तो तुम्हारी ये y टाइम्स ट्रैवर्स हुई। तो 2x प्लस y तुम चाहोगे अपनी डिस्टेंस को करना। अब ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि देखो तुम s को जितनी बार मान लो तुमने कहा कि मैं पहले यहाँ तक जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं फिर यहाँ तक जाऊँगा और अब मैं फिर यहाँ तक जाऊँगा। तो देखो अभी पिछले केस में क्या हो रहा था कि ये वाली डिस्टेंस जो थी वो कोई एक डिस्टेंस एट मैक्स एक बार ही ट्रैवर्स हो रही थी। ठीक, एक बार मतलब जाते टाइम, एक बार आते टाइम, तो एट मैक्स 2 बार ही ट्रैवर्स हो रही थी। बट इस केस में क्या हुआ, देखो एक बार तुम इधर गए, एक बार दूसरे कल से बताता हूँ, एक बार तुम इस पॉइंट तक गए, एक बार तुम्हारी डिस्टेंस ट्रैवल हो चुकी, वापस तुम यहाँ तक गए तो एक बार ये वाली डिस्टेंस फिर से ट्रैवर्स हुई ना, और तुम फिर से यहाँ तक आए तो एक बार फिर से, तो यानी कि ये एक डिस्टेंस तुम्हारी 3 बार ट्रैवर्स हो गई। तो तुम एस को जितनी बार अपना क्रॉस करोगे उतने ही टाइम्स तुम्हारा ये जो डिस्टेंस तुम ट्रैवल कर रहे हो ये तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तो तुम चाहोगे कि कोई एक डिस्टेंस एट मैक्स 2 बार ट्रैवर्स करूँ मैं, क्योंकि वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एक बार इस तरफ भी जाना है और इस तरफ भी जाना है। ठीक, इस तरफ और इस तरफ जाना है तो एस को एक बार तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो एस को मैं चाहूँगा कि मैं एक बार ही क्रॉस करूँ। ठीक, अब देखो अब ये 2x प्लस वाई की वैल्यू को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। ठीक, तो मैं x या तो मैं 2x ले लूँ, अगर मेरा x छोटा है तो मैं क्या करूँ, पहले इधर ट्रैवर्स करूँ फिर इधर ट्रैवर्स करूँ, क्योंकि मेरे को अपनी वैल्यू को मिनिमाइज़ करना है। ठीक, अगर मान लो मेरा y छोटा है तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं 2y प्लस x करना चाहूँगा। ठीक, क्योंकि मैं जिस तरफ की वैल्यू छोटी है मेरी, यानी कि s से मेरा इस तरफ एक्सट्रीम एंड तक की डिस्टेंस मान लो 2 है और s से मेरी इस तरफ की एक्सट्रीम एंड की डिस्टेंस मान लो 4 है, तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं ऑब्वियसली जो कम वाली डिस्टेंस है उसको 2 बार ट्रैवर्स करना चाहूँगा, तो 2 × 2 + 4।
ठीक, तो मैं क्या करूँगा, दोनों एंड तक की डिस्टेंस निकाल लूँगा और फिर क्या करूँगा, जो डिस्टेंस कम है उसको मैं ट्वाइस करके ऐड करूँगा और जो डिस्टेंस मेरी ज़्यादा है उसको मैं नॉर्मली एक बार ऐड करूँगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने खुद से कर लिया हो, बट अगर नहीं कर पाए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये भी सिंपल सा है। इसमें क्या दिया है, इसमें आपको इसमें आपको एक बेसिकली स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक, स्ट्रिंग दी है एन साइज़ की। आपको क्या करना है, आपको इसको 3 सब स्ट्रिंग में तोड़ना है। ठीक, 3 सब स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग कह लो, 3 स्ट्रिंग में तोड़ना है सच दैट कि तीनों स्ट्रिंग को अगर आप कॉन्केटिनेट करो तो आपकी जो इनिशियल स्ट्रिंग थी वो आ जाए। ठीक, तो बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग के 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक, नॉन एम्प्टी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ऐसे डिवाइड करना है इसको सच दैट कि क्या हो आपका, कि आपकी जो बी वाली स्ट्रिंग हो। ठीक, जैसे कि अगर मान लो आपने ये स्ट्रिंग थी आपकी, मान लो ABACAZ ऐसे कुछ स्ट्रिंग थी आपकी। ठीक, अब आपने क्या किया, मान लो ये CZ थी आपकी। ठीक, अब आपने क्या किया, आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रिंग को 3 स्ट्रिंग में डिवाइड करना है। ठीक, तो लेट्स से ये वाला पार्ट आपका A हो गया, ये वाला पार्ट आपका लेट्स से B हो गया, ये वाला पार्ट आपका C हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको ये डिवाइड तो कर लिया, बट ये डिवीजन एक वैलिड डिवीजन है कि नहीं, ये आप कैसे चेक करोगे। पहली चीज़ तो कि A और B और C को कॉन्केटिनेट करो तो आपकी इनिशियल स्ट्रिंग आ जानी चाहिए, तो वो तो आ रही है। ठीक, क्योंकि हमने कोई भी कैरेक्टर मिस नहीं किया, कोई भी कैरेक्टर एक्स्ट्रा नहीं लिया किसी स्ट्रिंग में। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो B होना चाहिए, B क्या है आपका, B है AC। ठीक, B की वैल्यू AC। अब वो क्या होना चाहिए, वो आपका इस और इस स्ट्रिंग को जब आप कॉन्केटिनेट करो, जो एक्सट्रीम एंड पे स्ट्रिंग्स है उनको आप कॉन्केटिनेट करो तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ गई ये स्ट्रिंग। अब क्या होना चाहिए, ये आपका इस स्ट्रिंग की एक सब स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो यानी कि इसके बीच में आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ये देखो एक सब स्ट्रिंग होना चाहिए किसकी, ये जो B वाली है ये A+C की आपकी एक सब स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इसमें आपकी एक सब स्ट्रिंग के रूप में आपका जो B वाली सब स्ट्रिंग है, इस केस में AC है, तो AC यहाँ पे कोई एक सब स्ट्रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। देखो इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो यानी कि ये एक वैलिड डिवीजन नहीं है। ठीक, तो यही आपको बताना है कि आपका कोई एक ऐसा वैलिड डिवीजन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। ठीक, ऐसा कोई एक वैलिड डिवीजन एग्जिस्ट करता है तो येस प्रिंट करो, अदरवाइज नो प्रिंट करो। ठीक, तो देखो इस केस में आपका बेस्ट तरीका क्या होगा। देखो मैं कहता हूँ कि डिवीजन तो देखो कर लोगे तुम कि एक B चूज कर लो और बाकी बची हुई स्ट्रिंग को A और C दे दो। ठीक, इस तरफ को A दे दो, इस तरफ को C दे दो, वो तो आप कर लोगे, बट वो आपकी सब स्ट्रिंग है कि नहीं A और C की, ये कैसे आप डिसाइड करोगे। तो मैं कहता हूँ देखो, तुमने कहा मान लो कि मैं B को लूँगा 4 साइज़ का, मैं B को 4 साइज़ का ले रहा हूँ कि ACBZ, मान लो ये मेरी B की वैल्यू है, केवल B की वैल्यू है। इधर A कुछ था और इधर मेरा C कुछ था। ठीक, समथिंग 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 था और समथिंग 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 था। आप कह रहे हो कि मैंने ये एक पार्टीशन करा, ये मेरा वैलिड पार्टीशन है, ये मेरा वैलिड पार्टीशन है। इसका मतलब A और C को जब मैंने कॉन्केटिनेट किया तो क्या है, उसमें मेरा ACBZ जो है वो एक सबस्ट्रिंग की तरह प्रेजेंट है। मैं कह रहा हूँ देखो तुम इतना सारा क्यों करना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पूरी चीज़ प्रेजेंट है तो केवल कोई एक कैरेक्टर भी ले लोगे तो वो कैरेक्टर भी तुम्हारा इन दोनों को जब आपने कॉन्केटिनेट किया तो उसमें ये वाला कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा एज अ सबस्ट्रिंग, क्योंकि आपकी B की लेंथ में कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा B की लेंथ आप 1 रखने की कोशिश करो ना। अगर B की लेंथ 1 रखना पॉसिबल है तो B की लेंथ 1 से ज़्यादा रखना मतलब पॉसिबल है, तो 1 रखना भी तो पॉसिबल होगा। तो बेस्ट केस आपका क्या हो सकता है, बेस्ट केस हो सकता है कि आप B को हमेशा क्या चाहो, B को चाहो कि मैं B की लेंथ हमेशा 1 रखना चाहूँगा, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर, B को हमेशा एक सिंगल कैरेक्टर रखना चाहूँगा और मैं क्या करना चाहूँगा, बाकी बची हुई स्ट्रिंग को A और C डिनोट करना चाहूँगा। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, आप फिर आप B पर ट्रैवर्स कर सकते हो ना, हर एक कैरेक्टर को आप B मानने की कोशिश करोगे और अब आपको बस ये पता करना है कि ये A और C के कॉन्केटिनेशन में प्रेजेंट है कि नहीं। A और C के कॉन्केटिनेशन में प्रेजेंट है कि नहीं, ये कैसे पता करोगे आप। तो देखो B कोई आपका मान लो कैरेक्टर है। ठीक, अब ये कैरेक्टर अगर मान लो केवल पूरी स्ट्रिंग में एक बार प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि ये केवल जो B आपने चूज़ किया वहीं पे प्रेजेंट है। बट अगर ये एक से ज़्यादा पर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये या तो इस साइड प्रेजेंट होगा या तो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट होगा। अब इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में अगर प्रेजेंट है तो इसको कॉन्केटिनेट करोगे तो उसमें भी प्रेजेंट होगा ना। तो बस आपको यही करना है, आपको क्या करना है, आपको हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करना है पूरी स्ट्रिंग के। अगर वो आपका एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है स्ट्रिंग में तो इसका मतलब कि आपका बी ऐसा आप एक कैरेक्टर चूज़ कर सकते हो जो कि आपका इन दोनों के कॉन्केटिनेशन में प्रेजेंट होगा। ठीक,
तो आपको बस यही करना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका ए और सी किसी भी पॉइंट पे एम्पटी ना हो जाए, यानी कि आप बी को या तो लास्ट वाला कैरेक्टर या तो फर्स्ट वाला कैरेक्टर नहीं चूज़ कर सकते हो, ठीक, उनके बीच का कोई भी कैरेक्टर चूज़ कर सकते हो। तो आप इसके लिए सिंपल सा एक मैप बना लोगे, उसमें आप फ्रिक्वेंसी स्टोर कर लो और उसके बाद हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करके आप चेक कर लो कि ये आपका एक से ज़्यादा पर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक, अगर प्रेजेंट है तो येस प्रिंट कर दो, अदरवाइज नो प्रिंट कर दो। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आओगा। अब बढ़ते हैं सी क्वेश्चन की तरफ। तो सी क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक, मैट्रिक्स दी हुई है n क्रॉस m की, यानी कि n रोज है उसमें और m कॉलम्स है। आपको क्या बताना है, आप देखो एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इस पर केवल लेकिन एक टाइम, ठीक, वो ऑपरेशन क्या है, आप एक कोई रो चूज़ करो, आप एक कोई कॉलम चूज़ करो, इस मैट्रिक्स का कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम चूज़ करो। अब आप क्या कर सकते हो, आप उस रो की सारी वैल्यूज़ को एक से कम कर सकते हो और उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ को एक से कम कर सकते हो, ठीक है, हर एक सेल में कोई एक वैल्यू दी हुई है उसको आप एक एक डिक्रीज कर सकते हो, ठीक। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आप इस कोई भी ये वाला ऑपरेशन किसी भी एक रो किसी भी कॉलम को चूज़ करके परफॉर्म कर सकते हो। तो टोटल आपके n क्रॉस m पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, n रोज़ में से कोई एक रो आपने चूज़ करी और n कॉलम्स में से कोई एक कॉलम चूज़ किया। और अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है इस मैट्रिक्स की, आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो मैट्रिक्स की कोई एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक, पूरी मैट्रिक्स आपकी अगर दी हुई है, ठीक, लेट्स से अगर आपकी n क्रॉस m साइज की एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक, ये मान लो आपकी n क्रॉस m साइज की एक मैट्रिक्स दी हुई है। आप क्या कर सकते हो, आप एक बार में मान लो ये वाली रो आपने चूज़ करी और ये वाला कॉलम चूज़ किया, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को -1 कर सकते हो, मतलब कि मान लो इसकी वैल्यू a1 थी तो इसको a1 -1 कर सकते हो, इसकी वैल्यू a2 थी तो a2 -1 कर सकते हो, इसकी वैल्यू a3 थी तो a3 -1, a4 -1, तो हर एक वैल्यू को एक से डिक्रीज कर सकते हो बेसिकली आप। अब आपको क्या करना है, आपने ये कर लिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है, पूरी मैट्रिक्स का मैक्स निकालना है, पूरी मैट्रिक्स का मैक्स निकालना है, ठीक। तो इसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ओवरऑल जो भी आप रो और कॉलम चूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे उसमें आपको इस मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज करना है, ठीक। तो लेट्स से इनिशियल हमने मैक्स निकाल लिया है, इनिशियल मान लो मेरे स्ट्रिंग का इस पूरे मैट्रिक्स का मैक्स क्या है, मैट्रिक्स का मैक्स इनिशियल मान लो मेरा 5 है, ठीक। अब मान लो मेरा 5 मेरा इस मैट्रिक्स में 4 बार अकर कर रहा है, ठीक, 4 अलग अलग पोजिशंस पे अकर कर रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन सारे अगर जो 5 है, देखो अब मेरे को क्या करना है, या तो मेरा मैक्स 5 ही रहेगा, या तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि मैं केवल किसी भी वैल्यू के क्या कर सकता हूँ, केवल एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो या तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरा मैक्स अभी भी 5 ही रहेगा, या फिर मेरा मैक्स क्या हो जाएगा 5 - 1 दैट इज़ 4, ठीक है। तो मेरा मैक्स को एक मैं कम कर पाऊंगा, अदरवाइज क्या होगा, मेरा मैक्स क्या होगा 5 ही रह जाएगा। तो अब बस मुझे ये देखना है कि मेरा मैक्स 5 रहेगा या फिर 4 रहेगा। तो इनिशियल मैक्स आपने निकाल लिया, अब आपको बस ये देखना है कि क्या उसमें से आप एक डिक्रीज कर सकते हो या नहीं। तो देखो क्योंकि ऑपरेशन केवल आप एक रो और एक कॉलम पे ही परफॉर्म कर सकते हो, तो अब क्या चाहिए आपको, आपको ऐसी एक कोई रो और ऐसा एक कोई कॉलम मिलना ज़रूरी है सच दैट कि जो आपकी मैक्स वैल्यू है, मान लो मैक्स वैल्यू 4 बार अगर कर रही है तो ये जो चारों वैल्यूज़ हैं वो इसी में कहीं ना कहीं आए, ठीक, वो इस रो और इस कॉलम में पूरी तरीके से कवर्ड हो। तभी तो क्या होगा, इन सारी वैल्यूज़ को आप एक कम करोगे तो अब इस मैट्रिक्स में 5 की एक भी अकरेंस नहीं बचेगी, ठीक। लेकिन लेट्स से एक 5 मान लो यहाँ पे भी कहीं होता, तो अब क्या होगा, अब इसको तुम भले ही 4 कर लो, इनको 4 करने का कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक उसकी एक अकरेंस अभी भी प्रेजेंट है, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, एक ऐसी रो और एक ऐसा कॉलम फिगर आउट करना है सच दैट कि तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा सारे 5 खत्म हो जाए, ठीक। अब तुम्हें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 5 की तुम्हें सारी अकरेंसेस पता है कि एक 5 मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है 1,2 पे, एक 5 मेरा 1,3 पे प्रेजेंट है, लेट्स से एक 5 मेरा 3,1 पे प्रेजेंट है, ऐसे करके आपको सारे कोऑर्डिनेट्स पता है। तो अब आपको बस ये चेक करना है कि मेरे ये कोऑर्डिनेट्स एक प्लस सिंबल टाइप का कुछ बना रहे हैं, ठीक, मतलब कि एक सिंपल सी एक कॉलम में प्रेजेंट है और एक रो में प्रेजेंट है। अगर आपको ऐसा तरीके से कुछ पैटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब कि आप क्या कर सकते हो, एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एक मैप टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा, मैप या फिर एरे में आप स्टोर कर सकते हो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद बस आपको ये देखना है कि एक सिंपल सी रो और सिंपल सा कॉलम में ही आपकी सारी अकरेंसेज आ रही हो मैक्सिमम वैल्यू की। अगर ऐसा है तो फिर आप एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक। और कंस्ट्रेंट्स आर विद इन कि आपकी n क्रॉस m जो है वो आपका 10⁵ हो सकता है, तो n क्रॉस m ही आपको लगेगा भी टोटल सारी रोज और कॉलम्स चेक करने में, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आओगा। अब हम बढ़ते हैं डी क्वेश्चन की तरफ। डी क्वेश्चन है 1709। तो ये नंबर पता नहीं क्या है, इसके पीछे कुछ होगा, बट हाँ कंस्ट्रेंट भी यही नंबर है, तो दे माइट बी समथिंग, बट मुझे नहीं पता क्या है। तो लेट्स सी द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दो एरे दी हुई है, पहली एरे ए है, दूसरी एरे बी है, ठीक। अब इनकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, इनकी वैल्यूज़ आपकी 1 से लेके 2n, क्योंकि देखो इसका साइज भी n है, इसका साइज भी n है, तो 1 से लेके 2n तक की वैल्यूज़ इन एरे में प्रेजेंट होगी। अब सारी वैल्यूज़ एग्जैक्टली 1 टाइम है, तो यानी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी और कोई भी वैल्यू मतलब कि रिपीट नहीं होगी, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं होगी। तो 1 से लेके 2n तक सारी वैल्यूज़ आएगी। अगर मान लो इसकी लेंथ 2 है, तो 1 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज़ आपकी इन दोनों एरेज में आ जाएंगी इन टोटल, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, आपको इस एरे को ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। क्या है प्रॉपर्टी कि देखो आपका पहला तो ए आई जो होना चाहिए वो ए ऑफ आई प्लस 1 से आपका छोटा होना चाहिए, बी आई जो होना चाहिए वो बी ऑफ आई प्लस 1 से छोटा होना चाहिए, और ए आई जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए बी आई से। तो बेसिकली ए आपका खुद में सॉर्टेड होना चाहिए, बी आपका खुद में सॉर्टेड होना चाहिए, और आपके कोई भी इंडेक्स पे ए आई जो होना चाहिए वो आपका बी आई से छोटा होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ें आपको बनानी है। अब आपकी दो वैल्यूज़ तो पहले से दी हुई है, तो अब आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, एरे है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन क्या कर सकते हो, एक बार में आप ए आई या फिर ए आई प्लस 1 को स्वैप कर सकते हो, या फिर बी आई और बी आई प्लस 1 को स्वैप कर सकते हो, यानी कि इस एरे में या तो खुद स्वैप कर सकते हो एडजेसेंट एलिमेंट को, या तो दूसरी एरे में एडजेसेंट एलिमेंट स्वैप कर सकते हो, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप दोनों एरेज में वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हो, यानी कि ए आई की वैल्यू को बी आई से स्वैप कर दो, ठीक। अब आपको देखो क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की ये है, क्या है, यू डू नॉट नीड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ ऑपरेशन। आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन मिनिमाइज नहीं करने। अगर आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन मिनिमाइज करना होता तो ये क्वेश्चन और टफ हो जाता, बट क्योंकि आपको ये ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑपरेशन नहीं मिनिमाइज करने, आपको बस ऐसा एक तरीका ढूंढना है सच दैट कि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक। लेकिन क्या चीज़ है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो आपके इस वैल्यू को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये वैल्यू कुछ होगी बट इस वैल्यू को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इस वैल्यू को एक्सीड ना करे बिना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिए इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके, तो इसका मतलब आप ये काम कर सकते हो और आपको फिर ऑपरेशंस प्रिंट करने। तो हम देखते तरीका कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो क्या है, आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई, ठीक। लेट्स से आपके मान लो 4 साइज़ की एरे है, तो 1 से लेके 8 तक वैल्यूज़ कुछ दी होंगी, ठीक है। तो 1 8 4 6 लेट्स से फिर 5 7 2 और क्या बचा 3 बचा, ठीक। तो ये ऐसी वैल्यूज़ है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो इन दोनों एरेस को सॉर्टेड होनी चाहिए और ये वैल्यूज़ भी आपकी होनी चाहिए, ठीक। तो देखो ऑब्जर्व अगर आप करोगे तो आप एक ऐसी एरे बना के रखो, पहले एक ऐसी एरे बना लो जो कि आपकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो देखो वो एरे क्या हो सकती है, वो एरे हो सकती है, देखो यहाँ पे आपने 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 6 रखा, यहाँ पे 7 रखा, यहाँ पे 8 रखा, ठीक। ये एरे अगर आप बना लो, मेरा कहना है कि ये एरे आप अगर बना लो तो ये देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये सारे आपस में सॉर्टेड हैं और ये वैल्यूज़ सारी छोटी छोटी हैं, ठीक। तो ये सारी सॉर्टेड है आपस में और ये वैल्यूज़ भी आपकी हो गई। अब आपको बस ये फिगर आउट करना है या फिर ये प्रूफ करना है कि ये एरे आप इस एरे से ये एरे, किसी भी एरे से मतलब कि आप ये वाली एरे बना दोगे विद इन द नंबर ऑफ ऑपरेशन जितने आपको दिए हुए हैं, जो ऑपरेशन आपको दिए हुए हैं। आपकी एरे का साइज़ देखो 40 से एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं हम। तो देखो मेरा कहना है कि अगर मान लो देखो एक एक 1 बाय 1 एक एलिमेंट एक बार में देखते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे मुझे 1 लाना है, लेट से यहाँ पे मान लो 1 ना होता, यहाँ पे मान लो 7 होता, और ये 1 यहाँ पे मान लो 5 होता, यहाँ पे 1 होता, ठीक। ये 1 मुझे मान लो यहाँ से लाना है। अब देखो वर्स्ट केस ही यही है कि ये 1 यहाँ पे मेरे को लाना है। अब ये 1 यहाँ पे लाऊंगा कैसे मैं, तो देखो ये 1 यहाँ पे लाने के लिए आपको मैक्सिमम कितने ऑपरेशन लगेंगे, मैक्सिमम देखो कितने ऑपरेशन लगेंगे। एक ऑपरेशन पहले आपको ये वाला लगेगा कि आपको इस 1 को इस वाली एरे में लाना है, अपने ये वाले 1 को इस वाली एरे में लाना है। तो एक ऑपरेशन यहाँ खर्च हो गया, अब ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक। 6 यहाँ पे आ गया, स्वैप कर दिया आपने इसको। दूसरा ऑपरेशन क्या है, दूसरा ऑपरेशन इसको यहाँ से मूव करना है, यहाँ मूव करना है, यहाँ मूव करना है। तो n-1 टाइम्स इसको अपनी एरे में मूव करना पड़ेगा आपको, और एक बार आपको इसको कहीं और से लाना है, ठीक। तो टोटल आपके n ऑपरेशन लग गए। टोटल आपके वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस है ये, आपका इसके अलावा कहीं भी प्रेजेंट होता तो वो इससे अच्छा केस होता। मान लो यहाँ प्रेजेंट होता तो ये एक ऑपरेशन बच गया आपका, मान लो यहाँ पे प्रेजेंट होता
तो भी आपका देखो ये वाला एक ऑपरेशन बच गया। तो ये वर्स्ट केस है कि आपका सबसे राइट मोस्ट और सबसे नीचे वाली एरे में प्रेजेंट है, दूसरी एरे में प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या लगा आपका, उस केस में आपके एन ऑपरेशन लगे, ठीक, यहाँ पे 1 लाने में। अब देखो इसके लिए वर्स्ट केस क्या होगा, इसके लिए वर्स्ट केस होगा कि यहाँ पे इसको 2 चाहिए, ये मान लो 2 यहाँ पे प्रेजेंट होता, ये 2 यहाँ पे प्रेजेंट होता, इसके लिए भी वही चीज़ होती कि एक ऑपरेशन में इसको यहाँ पे ला पाओगे और फिर n-1 ऑपरेशन में इसको यहाँ तक ला पाओगे। तो वर्स्ट केस इसका भी यही है कि n ऑपरेशन इसको भी लग जाएंगे, ठीक। तो देखो अब एक एन ऑपरेशन लगा के क्या चीज़ हो गई कि मेरा 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। अब बची हुई एरे मेरी यहाँ पे है, कुछ भी रैंडम लिखी हुई है, ठीक, वही वैल्यूज़ जो भी है वो सब यहाँ पे शफल्ड वैल्यूज़ हैं। लेकिन अब आपकी लेंथ क्या हो गई, लेंथ आपकी n-1 हो गई, क्योंकि एक एक वैल्यू को तो आपने फिक्स कर दिया ना। अब लेंथ क्या हो गई, अब लेंथ हो गई n-1। अब देखो अब फिर से यहाँ पे तुमको 3 लाना है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि 3 तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर तो 3 तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तो फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरी लेंथ टाइम्स ऑपरेशन लगेगा तुम्हारा। क्यों, क्योंकि एक ऑपरेशन यहाँ पे और फिर n-2 ऑपरेशन यहाँ पे, तो टोटल तुम्हारा n-1 ऑपरेशन में 3 को यहाँ पे ला पाओगे, ठीक। ऐसे ही 4 लाने के लिए क्या होगा, एक ऑपरेशन यहाँ पे और n-2 ऑपरेशन यहाँ पे, तो n-1 वर्स्ट केस में ऑपरेशन में तुम यहाँ पे ला पाओगे। अब फिर क्या होगा, तुम्हारा यहाँ तक की एरे सॉर्टेड हो गई, यहाँ तक की एरे का काम मतलब कर दिया तुमने। अब n-2 बची लेंथ, तो अब फिर इसके लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे, इसके लिए n-2 ऑपरेशन लगेगा, इसके लिए भी n-2 ऑपरेशन। तो तुम अगर देखो तो तुम्हें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लग रहे हैं इस एरे को बनाने में। इस एरे को बनाने में देखो पहले n लगा, यहाँ पे n-1 लगा, यहाँ पे n-2 लगा, यहाँ पे n-3 लगा, यहाँ पे n-4 लगा, ठीक। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक AP बन रही है, ये तुम्हारा AP बन रही है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, n-1/2 समथिंग लाइक दिस, n-1/2 n+1/2 हो जाएगा बेसिकली। और देखो क्योंकि तुम्हारा ये n+1/2 इधर भी लग रहा है, ये माइनस होते होते 1 तक जाएगा ना तुम्हारा। तो देखो क्योंकि देखो इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले केस के लिए केवल एक ऑपरेशन लगेगा कि तुम्हारा दूसरी एरे प्रेजेंट है, तुमको एक ऑपरेशन लगा के यहाँ पे आना है। तो 1 से लेके n तक का सम क्या होता है, 1 से n तक का सम n+1/2 होता है। अब ये n+1/2 तो केवल तुम्हारा ऊपर वाले एरे के लिए है, दूसरे वाले एरे के लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी n+1/2 लगेगा, ठीक। तो अब टोटल ऑपरेशन देखो तो n+1/2 प्लस n+1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2n+1/2 और फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n+1 ये तुम्हारे इतने ऑपरेशन लगेंगे। तो अब देखो अब अगर ये मेरा इस वैल्यूज़ के अंदर आ जाएगा मेरे गिवन कंस्ट्रेंट में, तो मेरा मतलब कि हमेशा पॉसिबल होगा, क्योंकि मैंने वर्स्ट केस लेके चला है, ठीक। तो n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू 40, ये हो जाएगा 40 + 1, तो अब ये क्या हो जाएगा 40 × 41, तो ये क्या हो जाएगा 1640, ठीक। तो अब देखो 1640 इज़ डेफिनेटली लेस देन आपका क्या है 1709, ठीक। तो इसका मतलब कि वर्स्ट केस में भी आप हमेशा ये वाली एरे बना पाओगे। क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस क्या होगा हमेशा कि ये आपका दूसरी एरे में प्रेजेंट है और सबसे लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो उसमें भी क्या होगा n-1 ऑपरेशन अपनी में शिफ्ट करने में और एक ऑपरेशन दूसरी एरे से अपनी एरे में लाने में, ठीक। तो n ऑपरेशन इस हर एक पॉइंट पे अपनी जितनी लेंथ बची उतने ऑपरेशन लगेंगे। तो यहाँ पे n लेंथ थी, यहाँ पे n-1 लेंथ थी, यहाँ पे n-2 लेंथ थी, यहाँ पे ऐसे करते करते 1 लेंथ तक जाएगा आपका, ठीक। ऐसे ही आपका अगली एरे में भी सेम चीज़ होगी, तो अब n+1/2 होता है आपका, क्योंकि तो दोनों तरफ करने में n+1/2 प्लस n+1/2 दैट इज़ n+1, और आपका क्योंकि 40 कंस्ट्रेंट थे तो आपका विद इन द लिमिटेशन हो जाएगा आपका, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। ये क्योंकि वर्स्ट केस था, बट अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो थोड़ा सा आपको इंडेक्सेस के साथ खेलना होगा कि कौन सी वैल्यू आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कितने ऑपरेशन में आपका हो जाएगा काम, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बट मैंने वर्स्ट केस बताया कि आप किस तरीके से क्या एक अपनी एरे को मान के चल सकते हो कि मेरी फाइनल एरे ऐसी कुछ दिखनी चाहिए। अब मैं क्या इसको अपने नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस में परफॉर्म कर सकता हूँ, और क्योंकि ये हमने प्रूफ कर लिया कि हमेशा कर सकते हो, तो हमेशा आप ये टारगेट मैट्रिक्स मान के चलोगे, टारगेट एरे मान के चलोगे कि मेरे को अपनी एरे को इस एरे में चेंज करना है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम 5th प्रॉब्लम की ओर। तो 5th प्रॉब्लम है स्पॉन्सर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको 2 इंटीजर दिए हुए हैं, ठीक, 2 इंटीजर दिए हुए हैं। तो आपको पहले एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि f(ab) जो होगा आपका, f(ab) जो होगा आपका वो क्या होगा, a आपकी मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, a स्ट्रिंग है मान लो 1 4 3 2 5, और b आपकी मान लो कोई एक स्ट्रिंग है 2
0.3425 लेट्स से, ठीक। तो अब इसमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी हो जाएगा जितने इंडेक्सेस ऐसे हैं जहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है। देखो इस इंडेक्स पे क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है, नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे हाँ, इस पे हाँ। तो दो ऐसे इंडेक्सेस हैं जहाँ पे ए और बी की वैल्यू बराबर है, तो क्या हो जाएगा, मेरी एफ ऑफ ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ऐसे जितने इंडेक्सेस पे मेरी ए और बी की वैल्यू बराबर है उतनी मेरी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए बी की, ठीक। तो ये तो आपका फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक एल दिया है, एक आर दिया है, ठीक, एक एल एक आर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एल और आर के बीच में एक वैल्यू चूज़ करनी है एक्स, ठीक। तो लेट्स से मान लो आपको एक ये वैल्यू दी है, एक ये वैल्यू दी है, तो इन दोनों के बीच की आपको कोई भी एक वैल्यू चूज़ करनी है, ठीक। इसको एज ए इंटीजर ट्रीट करना है, तो मतलब मान लो आपको 100 दिया होता और 500 दिया होता, तो कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर सकते थे आप, लेट्स से 3, 9, 4 ऐसे कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर सकते हो इन दोनों के बीच की, सच दैट क्या होना चाहिए आपका, एफ ऑफ जो ये एल वैल्यू है ये आपके 100 है, आपने मान लो ये वाली वैल्यू चूज़ करी तो 394 और प्लस एफ ऑफ जो ये वैल्यू चूज़ करी 394, 500, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी मिनिमाइज होनी चाहिए। तो ऐसा आपको एक एक्स चूज़ करना है सच दैट कि एल कॉमा एक्स और एक्स कॉमा आर इन दोनों की वैल्यू को जब आप ऐड करो तो आपकी मिनिमम वैल्यू आए, ठीक। ऐसा आपको एक वैल्यू चूज़ करनी है। अब देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो अब ये वैल्यूज़ तो हमारी बहुत बड़ी है, ठीक। अगर एल और आर को देखो तो 10⁹ हो सकता है, ठीक। तो 10⁹ के लिए हम लूप तो बेसिकली चला नहीं सकते कि इस एक्स को फाइंड करने के लिए हम लूप चला लें, ठीक। तो लूप चलाना तो हमारे उसमें नहीं है, ठीक, कोई ऑप्शन नहीं है लूप चलाने का हमारे पास। हम क्या करना चाहेंगे, हम करना चाहते हैं जो हम DigiDP में करते हैं, ठीक। तो DigiDP अगर आपको नहीं आती है तो बेसिकली हम DigiDP वैसे कुछ यूज़ नहीं करने वाले खास, बट हाँ जो DigiDP का कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो देखो करता जाता हूँ उसके साथ ही साथ बताता जाता हूँ। तो देखो लेट्स से आपका मान लो एक L की वैल्यू ये है, L की वैल्यू मान लो है 13457, ठीक। L की वैल्यू ऐसे कुछ है और मान लो आपकी R की वैल्यू है लेट्स से कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, मान लो 42735 ऐसी मान लो कोई वैल्यू है। अब आपको एक x चूज़ करना है, अब आपको इसके बीच में एक x चूज़ करना है। देखो अभी L की वैल्यू तुम्हारी 10⁹ हो सकती है, इसका मतलब इसकी लेंथ टोटल क्या होगी, 9 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। अब हम लेंथ पे ट्रैवर्स करना है, हम लेंथ पे क्या करेंगे, हम लेंथ पे ट्रैवर्स करेंगे। तो देखो पहले हमें इस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर के बीच का कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है, ठीक। अपना x बना रहे हैं हम, अपना x क्या हमें चूज़ करना चाहिए, वो x हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं और x बिल्ड करते साथ ही हम क्या करेंगे, देखो मान लो अगर ये मेरी दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं तो हम क्या करें, अपने आंसर में ऐड कर देंगे साथ में, क्योंकि देखो आंसर जो तुम्हारी f की वैल्यू है वो हर एक इंडेक्स पे डिपेंड करती है, हर एक इंडेक्स पे पता चल जाएगा कि f की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो हम वही करेंगे कि इंडेक्स बाय इंडेक्स जाके देखते हैं, ठीक। तो देखो अब मेरी वैल्यू 1 है और मेरी वैल्यू 4 है, ठीक, मेरी वैल्यू 1 है और मेरी वैल्यू 4 है। अब देखो इन दोनों के बीच में मेरे को कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, मेरे को कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है। तो हम या तो 2 भी चूज़ करते हैं या तो 3 भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हमने मान लो 1 चूज़ किया, अगर 1 चूज़ किया तो मेरी f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, f की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि मैंने 1 चूज़ कर लिया है, 1 चूज़ कर लिया। तो अब एक ऐसी पॉइंट आ गया जहाँ पे मेरा एफ ऑफ एल जो है और कॉमा जो भी मैंने x चूज़ किया, x में भी क्योंकि 1 है तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी ना, तो मेरी f की वैल्यू 1 हो जाएगी। बट क्यों मुझे 1 चूज़ करना है, 1 नहीं चूज़ करूँगा मैं कोई ऐसी वैल्यू चूज़ करूँगा जो ना मेरे l में है ना मेरे r में है। अगर ऐसी वैल्यू मुझे चूज़ करने का मौका मिल रहा है जो ना मेरे l में है ना मेरे r में है तो मैं वो वैल्यू चूज़ कर लूँगा, मैं यहाँ पर 2 चूज़ कर लूँगा। अब देखो क्योंकि मैंने 2 चूज़ कर लिया तो अब मेरे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू चूज़ करने का मौका है, ठीक, क्योंकि मैंने 2 चूज़ कर लिया है। तो अब मेरे पास देखो मैक्सिमम मेरे को 2 वैल्यूज़ नहीं चूज़ करनी है, ठीक। मेरे को एक ये वाली वैल्यू नहीं चूज़ करनी जो मेरे एल में प्रेजेंट है, एक मेरे को ये वाली वैल्यू नहीं चूज़ करनी जो मेरे आर में प्रेजेंट है। बट क्योंकि मैं एक अलग वैल्यू चूज़ कर चुका हूँ तो मेरे पास अब हर एक पोजीशन पे 0 से 9 तक कुछ भी चूज़ करने का मौका है। यहाँ पे भी 0 से 9 तक कुछ भी चूज़ करने का मौका है, यहाँ पे भी 0 से 9 तक कुछ भी चूज़ करने का मौका है, यहाँ पे भी। क्यों, क्योंकि मेरी ये वैल्यू इस 1 और इस 4 के बीच में थी, ठीक। तो यही DigiDP का कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि अगर आपने एक हायर बिट पे एक ऐसी वैल्यू चूज़ कर ली जो आपकी इससे मान लो छोटी है और इससे बड़ी है, इससे छोटी है और इससे बड़ी है, तो अब आप बाद की वैल्यूज़ कुछ भी चूज़ कर लो, बाद की वैल्यू कुछ भी चूज़ कर लो, ये आपकी कंस्ट्रेंट के अंदर ही रहेंगे,
ठीक। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू जो चूज़ कर ली जो इससे बड़ी थी और इससे छोटी थी, तो अब यहाँ पे मैं चाहे बड़ी से बड़ी वैल्यू चूज़ कर लूँ, चाहे छोटी से छोटी वैल्यू चूज़ कर लूँ, मेरी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो मेरी इस रेंज के बाहर चली जाए। ठीक। तो अब मेरे को मैक्सिमम 2 वैल्यू बचनी है, यानी कि मेरे को 3 नहीं चूज़ करना और 2 नहीं चूज़ करना है। ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्योंकि 10 वैल्यूज़ हैं, 0 से 9 तक मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, बस मेरे को ये 2 वैल्यूज़ नहीं चूज़ करनी है। तो मैं हर एक इंडेक्स पे ऐसी एक वैल्यू डेफिनेटली चूज़ कर सकता हूँ सच दैट मेरा एफ में कुछ भी ऐड ना हो। तो देखो यहाँ पे मेरा एफ में कुछ नहीं ऐड हुआ, इसके बाद भी कुछ नहीं ऐड होगा। ठीक। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को ऐसी वैल्यू मिल जाती है सच दैट कि उनके बीच में एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज प्रेजेंट है। ठीक। तो क्या था 5 - 1 जो आपका आ रहा था, वो 5 - 1 - 1 अगर आप करो तो बेसिकली 2, यानी कि 2 ऐसी वैल्यूज प्रेजेंट है जो ना इसके बराबर ना इसके बराबर है, 2 और 3। ठीक। तो अगर एक भी ऐसी वैल्यू प्रेजेंट है, मान लो ये 1 और 3 होता, यहाँ पे मैं 2 चूज़ करने का मौका भी मेरे पास होता, तो एक भी अगर ऐसी वैल्यू मैं चूज़ कर सकता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसका और इसके बाद का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक। कि मेरे को एक भी एक्स्ट्रा वैल्यू एफ में नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को एफ को मिनिमाइज़ करना है। ठीक। तो मैं ऐसी वैल्यू चूज़ करना चाहूँगा जिससे मेरी वैल्यू पूरी 0 हो जाए, पूरी एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी अब आगे। ठीक। ये तो बात हो गई जब मेरा इसके बीच की वैल्यू कोई भी चूज़ करने का मौका था। अब देखो 2 केसेस और हो सकते हैं। क्या पहला केस कि इसके बीच की कोई वैल्यू चूज़ करने का मौका ही नहीं मिल रहा तुम्हें। ठीक। लेट्स से मान लो पहले ये वाला केस देखते हैं। एक केस है कि अब मान लो एडजेसेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक, 1 और 2 है, और एक केस है मेरा कि सेम वैल्यूज़ है। अगर मेरी मान लो सेम वैल्यूज़ है तो क्या होगा, मेरे को अब फिर यही चूज़ करना पड़ेगा अपने एक्स के लिए भी। ठीक। मान लो ये था 1395 और ये मेरा 1995, ठीक, ऐसा कुछ था। तो अब मेरे को देखो इस वाले इंडेक्स में क्या करना पड़ेगा, एक्स में भी 1 चूज़ करना पड़ेगा। तो क्योंकि अब मैंने एक्स में 1 चूज़ किया है, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जब मैं एल कॉमा एक्स करूँगा और एफ ऑफ आर कॉमा एक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस वाले इंडेक्स पे मेरे इसके लिए भी 1 कॉमन है और इसके लिए भी 1 कॉमन है। तो बेसिकली मेरा आंसर में 2 ऐड हो जाएगा। अब मेरे आंसर में 2 तो ऐड हो गया, वो किसके लिए, इस इंडेक्स के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अपने ये जो बची वाली एरे है इसके लिए अब देखो ये मेरी सेम वाली प्रॉब्लम मेरी बस हो गई, बस ये छोटी प्रॉब्लम हो गई। तो यही चीज़ हमारी किस में होती है, रिकर्जन में होती है। क्या करते हैं हम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसको सेम प्रॉब्लम बट उसका छोटे रूप में तोड़ देते हैं। ठीक। तो मैंने अपनी इसको एक सब प्रॉब्लम में तोड़ दिया कि अभी देखो इतनी बड़ी स्ट्रिंग का तुम्हें फैसला करना था 1395 और तुम्हारा 1995 का फैसला करना था तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, इस 1 और 1 का फैसला खुद से कर दिया और अब इससे कहा कि तुम इन दोनों का फैसला करो और बताओ मेरे को कि क्या मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी एफ ऑफ एल कॉमा एक्स और एफ ऑफ आर कॉमा एक्स की। ठीक। तो इसने कहा कि मेरी वैल्यू 2 आ रही है, इसको तुम अपने आंसर में ऐड कर लो और साथ में क्या करो, इसके लिए ये जो i+1 है यहाँ के लिए कॉल लगा दो। ठीक। तो मैं अपने रिकर्जन पे छोड़ देता हूँ कि यहाँ के लिए कॉल लगा दो। बेस केस क्या था मेरा, बेस केस था जब मेरा इन दोनों के बीच में ऐसी वैल्यूज़ आ जाएंगी कि मैं कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर सकता हूँ इन दोनों के बीच की। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से मेरा 0 रिटर्न हो जाएगा कि अब यहाँ से इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं लग रही है। ठीक। 2 केसेस हमने देख लिए। पहली केसेस अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या होगा, और दूसरा केस है कि अगर मान लो दोनों के बीच में डिफरेंस है कुछ तो क्या होगा। ठीक। अब दूसरी चीज़ कि मान लो अल्टरनेट वैल्यूज़ हैं, सॉरी एडजेसेंट वैल्यूज़ हैं। तो मान लो एक में 1 है एक में 2 है। ठीक। एक में 1 है एक में 2 है। तो अब देखो अब दोनों चीज़ें तुम्हें ट्राई करनी पड़ेंगी। एक बार 1 लेके भी देखना पड़ेगा तुम्हें, एक बार 2 लेके भी देखना पड़ेगा कि मेरी मिनिमम वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। ठीक। तो 1 लोगे तो क्या होगा, 1 लोगे तो तुम्हारा एफ ऑफ एल कॉमा एक्स की वैल्यू 1 बढ़ेगी, यानी कि इसका वैल्यू 1 आएगा और एफ ऑफ आर कॉमा एक्स की वैल्यू में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा देखो आर क्या है, आर में 2 आ रहा है इस इंडेक्स पे और तुम जो चूज़ कर रहे हो एक्स वो 1 है। ठीक। तो इन दोनों का कॉमन नहीं है, इसमें लेकिन कॉमन हो जाएगा। और अगर ये दूसरा वाला चूज़ करोगे तो अब की तुम्हारी आर कॉमा एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और एल कॉमा एक्स की वैल्यू 0 रह जाएगी। ठीक। तो ये चीज़ चूज़ करने का तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये चीज़ चूज़ करने में तुम्हें 1 ऑपरेशन प्रिंट लगेगा। लेकिन अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें अपनी सब प्रॉब्लम डिफाइन करनी है। सब प्रॉब्लम में देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक। मान लो ये होती है तुम्हारी 995। ठीक। तो देखो अब क्योंकि तुमने यहाँ पे 1 चूज़ करा है, यहाँ पे तुमने क्या किया है, यहाँ पे तुमने 1 चूज़ करा है। ठीक। तो अब देखो अब तुम्हारे लिए 1 चूज़ करा है तो तुम्हारे लिए अब ये वाली जो लिमिट्स है ये अभी भी तुम्हारे लिए वैलिड है। क्यों, क्योंकि देखो तुमने 1 चूज़ कर लिया है। अब तुम इस जगह पे 2 नहीं चूज़ कर सकते हो। अब इस जगह पे तुम 2 चूज़ कर लोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी इस वाली वैल्यू से छोटी हो जाएगी। ठीक। लेकिन तुम यहाँ पे 9 तक कुछ भी चूज़ कर सकते हो। मान लो ये वैल्यू अगर तुम्हारी 2 होती तो अब ये 2 तुम्हारी अपर लिमिट नहीं है,
अब ये तो 2 तुम्हारी अपर लिमिट नहीं है। अगर मान लो तुमने 2 चूज़ किया होता तो अब ये 2 तुम्हारी अपर लिमिट होता, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम 3 चूज़ कर लोगे तो ये 2300 समथिंग जो भी है वो तुम्हारा 2200 से ज़्यादा है। ठीक, तो अगर तुम x वाली वैल्यू चूज़ कर रहे हो, यानी कि अगर तुम 1 चूज़ कर रहे हो, तो अब ये तुम्हारी लोअर लिमिट्स तो हैं, बट तुम्हारी अपर लिमिट क्या हो गई? अपर लिमिट तुम्हारी सारे 9999 हो गया। ठीक, अब आगे की वैल्यू तुम एज अ 9999 ट्रीट करोगे, सारी वैल्यूज़ को, पूरी स्ट्रिंग को एज अ 9999 ट्रीट करोगे। ठीक, तो लोअर लिमिट तुम्हारी यही रहेगी, यानी कि लोअर वाली स्ट्रिंग यही रहेगी, बट अपर वाली स्ट्रिंग तुम्हारी ये हो जाएगी। बट अगर तुम क्या करते, अगर तुम 2 चूज़ करोगे तो अब तुम्हारी अपर लिमिट यही रहेगी जो ओरिजिनल अपर लिमिट थी। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट अब तुम्हारी 0 हो जाएगी, क्योंकि तुमने 2 चूज़ कर लिया, एक हाइयर वाली बिट पे तुमने एक बड़ी वैल्यू चूज़ कर ली। तो अब तुम चाहे तो 2000 भी ले लो, ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा 1395 से बड़ा है। ठीक, तो तुम्हारी लिमिट अब ये नहीं रह जाएगी, तुम्हारी लिमिट अब 0000 बन जाएगी। तो अगर तुम 1 चूज़ कर रहे हो तो तुम्हारी लिमिट नीचे वाली 9999 हो जाएगी, अगर तुम 2 चूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा ऊपर वाली स्ट्रिंग 0000 हो जाएगी। ठीक, अब बाकी बची हुई स्ट्रिंग के लिए तुम्हें फिर से कॉल लगानी है, बस स्ट्रिंग तुम्हारी मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक, अब तुम्हें एक्चुअल में स्ट्रिंग मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये लेके चलना है कि मेरी ऊपर वाली स्ट्रिंग क्या, ऊपर वाली लिमिट क्या अभी भी वैलिड है, नीचे वाली लिमिट क्या अभी भी वैलिड है। तो बस तुम्हें ये लेके चलना है कि लोअर लिमिट मेरी क्या वैलिड है। अगर लोअर लिमिट वैलिड नहीं है तो तुम 0 ले लोगे लोअर लिमिट की वैल्यू को, अगर तुम्हारी अपर लिमिट वैलिड नहीं है तो तुम उसको 9 ले सकते हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ देखो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रिकर्जन लगा रहे हैं, हर एक इंडेक्स पे बस चेक कर रहे हैं कि मेरा क्या इन दोनों की वैल्यू को, क्या दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो मेरा f में 1 ऐड हो जाएगा, सॉरी f में 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक l के लिए भी एक r के लिए भी। ठीक, और अब क्या करोगे, अब बची हुई स्ट्रिंग को कॉल लगा दो। ठीक, दूसरी चीज़ कि अगर मेरा बीच का डिफरेंस है, यानी कि कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक, 1 और 3 मान लो था तो 2 चूज़ कर सकते थे तुम, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अब आगे का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, बट अगर तुम्हारा मान लो एडजेसेंट कैरेक्टर्स है तो तुम्हें क्या करना है, एक बार ये चूज़ करके देखोगे, अगर ये चूज़ करोगे तो नीचे वाली लिमिट तुम्हारी वैलिड नहीं रह जाएगी। अब नीचे वाली लिमिट क्या हो जाएगी, 9999। लेकिन अगर एक बार नीचे वाला चूज़ करोगे तो तुम्हारी लोअर लिमिट जो है वो 000 हो जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें विजुलाइज करने में टफ लग रहा हो, बट हाँ एक बार अगर तुम ये करके देखोगे कि हाँ क्यों तुम्हारी लिमिट, क्योंकि देखो एक बड़ी वैल्यू चूज़ कर लिया तुमने अपर लिमिट पे, अपर बिट पे, हाई तुम्हारी जो हायर प्लेस पे, यानी कि अगर मान लो तुमने टेंस के प्लेस पे एक बड़ी वैल्यू चूज़ कर ली तो तुम्हारा वंस के प्लेस पे तुम कुछ भी ले लो, सबसे छोटी वैल्यू 0 भी ले लो, फिर भी तुम्हारा ये एक बड़ी वैल्यू होगा। ठीक, क्योंकि तुम्हारा देखो 19 जो होता है, 19 देखो 19 जो होता है वो 20 से छोटा क्यों होता है, क्योंकि तुमने एक जो हायर वाली बिट थी, हायर वाली बिट तुम्हारी जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो हाईएस्ट बिट होती है। ठीक, तो हायर बिट पे तुमने क्या ले लिया, देखो 2 ले लिया, यहाँ पे तुम्हारे हायर बिट पे 1 था। अब तुम लोअर बिट्स पे कुछ भी ले लो, देखो इसने सबसे लीस्ट लिया और इसने सबसे हाईएस्ट लिया, बट फिर भी ये तुम्हारा छोटा है ना। ठीक, तो यही सेम चीज़ तुम्हारा बिटवाइज डिजिट डीपी में भी काम आता है, यही सेम चीज़ तुम्हारा डिजिट डीपी में काम आता है। उसमें भी तुम ये लेके चलते हो कि तुम्हारी लिमिट अभी भी क्या है कि नहीं, तो एक इंडेक्स लेके चलते हो, एक लिमिट लेके चलते हो। ठीक, तो वो तो अलग चीज़ हो गई, बट हाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम f वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। ठीक, f वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको एक एरे दी हुई है और आपको 2 और इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक s दिया हुआ है, एक x दिया हुआ है। ठीक, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कितनी ऐसी सब एरे प्रेजेंट है इस एरे में, सच दैट कि उनका सम जो है वो s के बराबर है और उस एरे की जो भी आपने सब एरे चूज़ किया है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी x के बराबर है। ठीक, तो बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया कि आपको काउंट ऑफ सब एरेज बताना है, काउंट ऑफ सब एरेज सच दैट कि उनका जो समेशन हो वो आपका s के बराबर हो और जो उसका मैक्स एलिमेंट हो उस सब एरे का वो आपका x के बराबर हो। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। तो देखो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपने सॉल्व करी हो कि काउंट ऑफ सब एरेज जिसका सम जो हो वो एक किसी गिवन वैल्यू s के बराबर हो, ये वैल्यू ये प्रॉब्लम हो सकता है आपने सॉल्व करी हो। ठीक, अगर नहीं करी तो देखो ये मैप से सॉल्व होती है। इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो कि देखो मान लो यहाँ तक की वैल्यू आपकी, यहाँ तक की वैल्यू मान लो ये एरे आपकी। ठीक, यहाँ तक की वैल्यू मान लो आपकी x है, यहाँ तक की वैल्यू आपकी मान लो y है। ठीक, यहाँ तक की वैल्यू आपकी मान लो y है। तो ये वैल्यू s कब होगी, ये वैल्यू s तब होगी जब आपका x जो हो वो क्या होगा, वो y माइनस s के बराबर हो। ठीक, तो इस केस में आप क्या करते हो, हर एक x की फ्रीक्वेंसी स्टोर करके चलते हो। ठीक,
प्रीफिक्स हम निकालते चलते हो बेसिकली, और हर एक एक्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करते चलते हो, ठीक। और हर एक वाई के लिए आप क्या चेक करोगे, आप वाई के लिए चेक करोगे कि क्या मेरी फ्रीक्वेंसी वाले मैप में वाई माइनस एस प्रेजेंट है। अगर वाई माइनस एस प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि मेरा एक एस वाली सब एरे मेरे को मिल गई है। क्यों? क्योंकि मैंने वाई मेरा एंड पॉइंट हो जाएगा और वाई माइनस एस जो भी था मेरा वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो एक ऐसी सब एरे मेरे को मिल गई। अब आप फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो कि एक्स कितनी बार आ रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वाई माइनस एक्स कितनी बार आएगा, यानी कि एस मेरा कितनी बार सब एरे बन रहा है, ठीक। ये तो आपने कर लिया, इतना तो आपका हो जाना चाहिए बेसिकली, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर ये आपने नहीं कर रखा है तो ये लीड कोड पे आपको मिल जाएगा आराम से क्वेश्चन कि काउंट ऑफ सब एरेज सम इक्वल्स के, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन होता है, ठीक। तो ये तो आपका प्री रिक्विजिट है, ये तो आपको आना चाहिए, ठीक। अब आपको एक और इसमें कंस्ट्रेंट लगाना है। क्या कंस्ट्रेंट लगाना है कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी एक्स होनी चाहिए, एग्जैक्ट एक्स होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो एग्जैक्ट एक्स होनी चाहिए। अब देखो एग्जैक्ट एक्स वाला केस अगर आपको कभी हैंडल करना हो तो इसको देखो इस तरीके से हैंडल करा जा सकता है। क्या कि आप पहले काउंट निकाल लो, काउंट ऑफ सब एरेज निकाल लो जो आपकी क्या हो, जो आपकी लेस देन इक्वल्स टू एक्स हो, ठीक। काउंट ऑफ सब एरेज निकाल लो जो आपकी लेस देन इक्वल्स टू एक्स हो, और फिर आप काउंट ऑफ सब एरेज निकाल लो जो आपकी लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन हो। अब इसके काउंट में से अगर आप इसका काउंट माइनस कर दोगे तो आपको वो वाली सब एरेज मिल जाएंगी जो एग्जैक्ट एक्स हैं। क्यों? मान लो लेस देन एक्स वाली आपकी 5 थी और लेस देन एक्स माइनस वन, लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन आपकी मान लो 3 थी, तो आपकी ऐसी 2 हैं जो कि आपकी एग्जैक्ट एक्स के बराबर है, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं ऐसी सब एरे पिक करने को कह रहा हूँ जिसमें आपका मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स थी। ऐसी मान लो आपको 5 सब एरेज मिली, ठीक। 5 ऐसी सब एरेज हैं जिसमें जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स है, ठीक। अब आपको ऐसी मान लो 3 सब एरेज मिली जिसमें जो मैक्सिमम वैल्यू वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन है। तो आपको ये डेफिनेटली श्योर है कि दो ऐसी सब एरेज थी जिसकी जो मैक्स वैल्यू थी वो आपकी एक्स के बराबर थी, ठीक। अब आपको बस ये फिगर आउट करना है कि कितनी ऐसी वैल्यूज़ आपकी होंगी जिसकी आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स होगी, ठीक। तो ये करना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि देखो मान लो एक आपकी एरे दी हुई है, ठीक। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो आपकी एक्स से बड़ी होंगी। मान लो ये एक्स प्लस 2 है, ये एक्स प्लस 3 है, ऐसी कुछ वैल्यूज़ होंगी जो एक्स से बड़ी होंगी। अब देखो अब क्या करना चाहोगे, इसको आप कभी भी किसी सब एरे में नहीं ट्रीट करना चाहोगे, ठीक। तो यानी कि आप अपनी एरे को एज अ मल्टीपल डिफरेंट एरेज ट्रीट कर सकते हो कि ये जो देखो आपको एक एक्स से बड़ी वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब कि अब आप यहाँ से अपनी एरे को ब्रेक कर सकते हो, यहाँ से एरे को ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई भी सब एरे नहीं होगी जो इधर से स्टार्ट होती है और इस तरफ ख़त्म हो, ठीक। तो यानी कि अगर जो भी सब एरेज होंगी वो इस एरे के अंदर ही अंदर होंगी, इस वाले वैल्यू को, इस वाले एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए कोई भी सब एरे आपकी नहीं बन पाएगी, ठीक। तो यानी कि यहाँ से आप अपनी एरे को ब्रेक भी कर सकते हो, ठीक। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हम मैप चलाते हुए आ रहे थे कि मैप में अपनी वैल्यूज स्टोर कर रखी थी ऑलरेडी कि प्रीफिक्स यहाँ तक का क्या है, प्रीफिक्स यहाँ तक का क्या है, तो अब जैसे ही हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो हमारी एक्स, जो भी हमारी वैल्यू मान लो इस केस में एक्स से बड़ी है, इस केस में एक्स माइनस वन से बड़ी है, ठीक। तो जैसे हमें वैल्यू मिल जाएगी वैसे हम क्या करेंगे, अपने मैप को क्लियर कर देंगे कि अब मेरी कोई भी ऐसी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता इसके बाद, यानी कि इससे पहले के जो भी स्टार्टिंग पॉइंट थे वो मेरे इस वाली एलिमेंट को ट्रीट करने के बाद सारे स्टार्टिंग पॉइंट खत्म हो गए। अब जो बाद की जो मेरे एंडिंग पॉइंट्स ढूंढ रहा हूँ उसके लिए ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बन सकते, क्योंकि बीच में एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो कि ऑलरेडी बड़ा है मेरा इस वाली वैल्यू से, ठीक। तो जो नॉर्मल चीज़ करते थे वो नॉर्मल चीज़ ही हम करेंगे, बस हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हमारी एरे में कंसीडर हो जाए जो कि हमारा इस वाली चीज़ से बड़ा है। एक बार हम इसको x के लिए करेंगे कि लेस देन इक्वल्स टू x के लिए, एक बार हम इसको लेस देन इक्वल्स टू x माइनस वन के लिए करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ काउंट पता चल जाएगा सब एरेज का, जिसके लिए एग्जैक्ट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट हमारी x के बराबर होगी और सम हमारा s के बराबर होगा, ठीक। तो ये हो सकता है थोड़ा सा टफ हो आपके लिए अगर आपने प्री रिक्विजिट पहले से आपको नहीं पता और आपने ये चीज़ कभी नहीं यूज़ करी है। ये देखो ये कई क्वेश्चंस में आपकी यूज़ हो जाती है जिसमें आपको एग्जैक्ट किसी चीज़ का काउंट पता करना होता है कि एग्जैक्ट के कितनों के लिए है, तो आप उसमें क्या करते हो के ग्रेटर देन इक्वल्स टू के या फिर लेस देन इक्वल्स टू के और फिर लेस देन इक्वल्स टू के माइनस वन अगर आप पता कर लोगे तो आपका पता चल जाएगा। यही आप किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू के और फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्लस वन आप करते हो, फिर उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो भी आपको पता चल जाता है, ठीक। तो इस केस क्वेश्चन में आपका के और के माइनस वन वाला केस होगा, ठीक। तो
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, मैंने हाई लेवल पे समझाने की कोशिश करी, किसी का भी कोड दिखाई नहीं बेसिकली, क्योंकि मैंने कोड किसी का भी लिखा नहीं है। बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में कोई डाउट हो, या फिर आपको लग रहा हो कि हाँ इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी टफ हो सकती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई वुड लव टू आंसर दैट, और मैं शायद कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूँ अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट उम्मीद करता हूँ, देखो ऐसा एज सच कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, बट हाँ सोचने वाले क्वेश्चंस थे। डिव 3 राउंड ऐसा ही होता है कि आपको सीखने को इसमें बहुत कुछ मिलता है, तो आपको हो सकता है कुछ ट्रिक्स आपको यहाँ पे सीखने को मिल गई हो, तो डेफिनेटली उसको याद रखें, आगे के क्वेश्चंस में आपके काम आ सकती है। बट जैसा मैंने कहा कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।